ये प्रवर्तन निदेशालय के जो दावे हैं, अदालत सबूत मांगती है। तो सी अरविंद एक्साइज सेक्रेटरी को पहली बार पता चला कि मुनाफा 5% से 12% किया गया। क्यों किया गया, इसके सबूत प्रवर्तन निदेशालय क्या कुछ जुटा पाई है? पहली बात। दूसरी बात कि वो एक्सपर्ट कमिटी की जो रिपोर्ट थी उसको डिलीट किया गया और वो मनीष सिसोदिया ने डिलीट किया। इसके सबूत क्या प्रवर्तन निदेशालय जुटा पाया है? साउथ ग्रुप को जेट स्पीड से लाइसेंस दिए गए, बाकियों को किस स्पीड से दिए गए, क्या ये सबूत वो प्रूव कर पा रहे हैं? और बहुत महत्वपूर्ण, जो समीर महेंद्रू को कथित रूप से कहा गया कि विजय नायर इज माय बॉय, इसका सबूत क्या है प्रवर्तन निदेशालय के पास? जी देखिए गौरव, ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की जांच करती है और पीएमएलए के तहत अगर आप किसी भी शख्स का बयान लेते हैं तो वो धारा 50 के अंदर होता है। यानी कि अगर आपने ईडी को बयान दिया, इसका मतलब होता है कि वो बयान कोर्ट में बतौर सबूत इस्तेमाल होता है। और इसी के लिए पीएमएलए की धाराओं के तहत अगर किसी को समन किया जाता है, उनका बयान दर्ज किया जाता है, तो वो अपने आप में सबूत होता है। उसके अलावा किसी और सबूत को जुटाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई दूसरा सबूत जुटाते हैं तो आपका केस और सिर्फ मजबूत होता है। जहां तक मनीष सिसोदिया की बात है, आज कोर्ट में गौरव जब 2 घंटे तक इस मामले को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रही थी, उसमें ईडी ने कई ऐसे बयान पढ़े। उसमें बुची बाबू जो कि कविता के करीबी बताए जाते हैं, सी अरविंद का बयान पढ़ा गया, दिनेश अरोरा का बयान पढ़ा गया, कई ऐसे आरोपी हैं उनका बयान पढ़ा गया। इन सभी आरोपियों ने अपने बयान में मनीष सिसोदिया का नाम लिया हुआ है। ईडी को यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए ये इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है कि उनके बयान जो है उससे पैसे के लेन देन साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो सबूत ईडी बयानों के तौर पे दिखाना चाह रही है वो यह है कि उनके पास में इतने एविडेंस तो जरूर हैं, इतने सबूत जरूर हैं कि मनीष सिसोदिया ना सिर्फ इस घोटाले से वाकिफ थे बल्कि वो इस घोटाले में शामिल भी थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं गौरव दर्शकों को कि मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी ने एक और दावा किया कि जब 2021-2022 में शराब नीति लागू की गई थी, उस दौरान मनीष सिसोदिया ने 14 फोन का इस्तेमाल किया। ये 14 फोन उसी दौरान बदले भी गए और इसमें से कई फोन नष्ट भी किए गए। इस बात की पुष्टि करने के लिए ईडी ने पहले तो टेक्निकल एविडेंस कोर्ट के सामने रखा, जिसमें सभी 14 फोन नंबर्स के IMEI नंबर रखे हुए थे, किस तारीख को फोन शुरू हुआ, किस तारीख को नष्ट किया गया, ये तारीखें दी हुई थी। लेकिन उससे भी बड़ी जो बात थी वो खुद देवेंद्र शर्मा का बयान। देवेंद्र शर्मा ने अपने बयान में बोला कि उन्होंने अपने नाम पर फोन खरीदकर मनीष सिसोदिया को दिया था। और देवेंद्र शर्मा कौन शख्स है? वो खुद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी हैं। तो इन सभी बयानों को लेकर ईडी का कहना है कि उनके खिलाफ में सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ में बहुत ज्यादा है। मनी ट्रेल की अगर बात करें तो जो 100 करोड़ रुपए की बात चल रही है उसमें ईडी का साफ तौर पर कहना है कि 30 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन। संजय, प्रवर्तन निदेशालय का दावा यह है कि सबूतों की झड़ी उनके पास है और वो झड़ी उन्होंने आज 57 पन्नों के तौर पर पेश भी की। लेकिन बचाव पक्ष लगातार मनीष सिसोदिया का यह कह रहा है कि सबसे बड़ा सबूत तो होता है मनी ट्रेल। 100 करोड़ रुपए कहां दिए गए, कहां खर्च हुए, क्या इस बारे में कोई सबूत पेश हो पाया है? देखिए, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के वकीलों, तीनों वकीलों की दलील को एक झटके में खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इन तीनों वकीलों की यह दलील सही नहीं है कि पीएमएलए एक्ट में, इस एक्ट में न तो गिरफ्तारी के समय ना ही जमानत के समय सारे सबूत पेश करने की जरूरत है या अपराध साबित करने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर उन्होंने कई सारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कई फैसले साइट किए और ये बताया कि अभी फिलहाल उन्हें सबूत देने की जरूरत नहीं है। जो सुराग हैं वो काफी हैं, जो सबूत अब तक मिले हैं वो काफी हैं, लेकिन अपराध साबित करना तो वो बाद में जब ट्रायल चलेगा तब होगा। फिलहाल तो वो इस बात के हकदार हैं, इस एजेंसी को हक है कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये मामला इतना कम नहीं है। और जिस तरह की बात कार्यपालिका और इस पर उठा रहे हैं, तो ऐसे में तो फिर ना तो 2G घोटाला होता, ना कोयला घोटाला होता, क्योंकि कार्यपालिका का मामला है और कार्यपालिका के साथ साथ इसमें स्पेसिफिक लोग बताए हैं ईडी ने कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, जिनको इस पूरे मामले की साजिश की जानकारी भी थी और इस साजिश में शामिल भी थे। और साथ ही ये भी कहा है कि हम जमानत पर पहले बात करना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने कह दिया है कि अब मनीष सिसोदिया की जमानत पर 21 मार्च को सुनवाई होगी। फिलहाल तो यह तय होगा कितने दिनों की कस्टडी पर सिसोदिया भेजे जाएंगे,
ईडी की कस्टडी में, और ऐसे में लग रहा है कि 10 दिनों की कस्टडी इन्होंने मांगी है, तो कम से कम 5 या 7 दिन की कस्टडी तो अदालत जरूर देगा। और अगर सीबीआई वाले मामले की अगर हम याद करें तो सीबीआई ने 5 दिनों की कस्टडी मांगी थी और 5 ही दिनों की कस्टडी मिल गई। तो ऐसे में अब ये अदालत का विशेषाधिकार है कि अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुन ली है, इसके अलावा ईडी का रिजॉइंडर भी सुन लिया है, और ये करके अब अदालत ये तय करेगी कि क्या इन्हें कितने दिनों की हिरासत में भेजा जाए, क्योंकि जिन ग्राउंड पर, जिस आधार पर मनीष सिसोदिया के तीनों वकीलों ने यह साबित करने की कोशिश की कि ईडी के पास हिरासत में लेने का कोई अधिकार नहीं बनता है, कोई पावर नहीं है इनके पास। कोर्ट ने पूछा ईडी से कि आपके पास कौन कौन से ऐसे ऊंची अदालतों के जजमेंट हैं जिससे आपको ये पावर है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 15 से 20 जजमेंट तो हम अब भी इसी वक्त साइट कर सकते हैं, जिसमें अदालत ने कहा है कि हमारे पास पावर है और ये एजेंसी किसी भी समय, बेल के समय या फिर गिरफ्तारी के समय ये पावर है, और इसीलिए हमने इनको गिरफ्तार किया है। और साथ ही ये भी, जब मनीष सिसोदिया के वकीलों ने बताया उनके पास से छापेमारी में 1 रुपया नहीं मिला, इस पर ईडी ने कहा कि जो मनी ट्रेल है उसकी हमें जांच करनी है, पैसा कहां से आया, किससे आया, किस जरिए से आया, पैसा कहां गया, कैसे गया, किसके पास गया और किस जरिए से गया, ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा ईडी ने ये बता दिया है कि 10 दिन की अगर हिरासत में ले रहे हैं तो उन्हें क्या क्या काम करने हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि इन्हें कई अपराधियों के साथ, जो इसमें आरोपी हैं, उनके साथ उनका आमना सामना कराना है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि वो सारे आरोपी तिहाड़ जेल में बंद हैं, तिहाड़ जेल में कोई जगह ईयर मार्क की जाएगी और वहीं पर ही उनके साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। क्योंकि अभी तक तो एकल सवाल जवाब में मनीष सिसोदिया बहुत सारे सवालों के जवाब में ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता, वो इसमें शामिल नहीं है, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये सवाल गलत है। लेकिन जब 4 लोग, उसी अपराध में शामिल लोग सामने सामने बैठेंगे और जब वो बताएंगे कि रकम कहां दी गई, मीटिंग में क्या बात हुई, फोन पर क्या बात हुई, चैट में क्या बात हुई, तो वो सारी चीजों पर सिसोदिया को जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा जो 14 फोन की बात कही जा रही है, उसमें से 2 ही फोन बरामद हुए हैं, 12 फोन अभी बरामद करने हैं और सिम कार्ड बरामद करने हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि 14 में से 12 फोन अभी बरामद करना बाकी है, सिम कार्ड बरामद करना बाकी है। पंकज, लगातार मनीष सिसोदिया के बचाव पक्ष का यह दावा है कि नीति बनाना, पॉलिसी बनाना उनका काम है, कई स्तरों से होकर एक नीति गुजरती है और उसके बाद उपराज्यपाल उसे मंजूरी देते हैं। तो केवल मनीष सिसोदिया को किस आधार पर निशाना बनाया जा रहा है पंकज? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और उनके जो वकील हैं वो लगातार इस बात की तरफ इशारा करते रहे हैं कि इस पूरे मामले में अभी तक रिकवरी नहीं की गई है। चाहे सीबीआई का हम मामला देख लें गौरव, आप जब भी उनके वकीलों की सुनवाई के दौरान पक्ष को सुनेंगे तो यही आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं बैंक में चाहे सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हों, चाहे घर पर पहुंचे हों, चाहे उनके गांव में पहुंचे हों, और इस बात का हवाला आम आदमी पार्टी भी देती है कि इन तमाम रेड्स के दौरान मनीष सिसोदिया के पास से कुछ नहीं मिला। लेकिन जो तकनीकी आधार ईडी के और सीबीआई के वकील बता रहे हैं, उसी का जिक्र, उसी का विरोध बार बार आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के वकील कर रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट के भीतर कहा कि आखिर 1 रुपए का भी लेन देन आपने अभी तक पकड़ा नहीं है, आपको अभी मनी ट्रेल को साबित करना है। मनी ट्रेल कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, इस बात की पुष्टि आप अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो ये तमाम सवाल कोर्ट के सामने रखे गए हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त आम आदमी पार्टी दफ्तर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस पूरी सुनवाई को लेकर और कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखेंगे। तो आम आदमी पार्टी का राजनीतिक तौर पर क्या पक्ष है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट जल्द से जल्द इस पूरे मामले में अपने आदेश को सामने रखे।